हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और हल्का हलचल की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, 21वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी। कृषि कानूनों को रद्द करने पर अड़े हैं किसान। किसानों और केंद्र सरकार में गतिरोध जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा आगे का रास्ता। चीफ जस्टिस SA बोबड़े की बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आंदोलन पर 3 याचिकाएं दाखिल की गई थी। याचिका में बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग भी की गई है। इक्कीसवें दिन भी आंदोलन लगातार जारी किसानों का और आज किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें से एक याचिका कहती है कि किसानों को दिल्ली के बॉर्डर से हटाया जाए और कुल 3 याचिकाएं हैं किसान आंदोलन को लेकर। अब ऐसे में सरकार के खिलाफ ये फैसला आता है या किसानों के खिलाफ, ये देखने वाली बात होगी। और इस खबर पर हमारे साथ मुकेश मंडल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मुकेश, आज बड़ा दिन किसान आंदोलन को लेकर, आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आखिर आंदोलन की अब अगली रणनीति क्या होगी। मुकेश, देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से आपने देखा कई दिनों से आंदोलन किसानों का जारी है और इसी बीच एक छात्र है जिसने सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिका दायर की है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो जितने बॉर्डर हैं उनको सील किया जाए और उनको हटा दिया जाए। चाहे वहां से किसानों को, जो किसान अपनी मांग कर रहे हैं कि मुझे रामलीला मैदान जाना है, वहां जाकर प्रोटेस्ट करना है, उनको रामलीला मैदान आना जाए, आने की अनुमति दी जाए। क्योंकि यदि बॉर्डर जाम रहेंगे तो जितने भी मेडिकल सर्विसेज की बात करें हम, चाहे इमरजेंसी सुविधाएं की बात करें, तमाम चीजें ठप हो जाती है। ऐसे में ये याचिका दायर की है। इसके अलावा याचिका में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश करे कि इस पे जो 3 कृषि कानून है उस पर विचार किया जाना चाहिए। तमाम चीजें हैं जिसको लेकर एक छात्र है ऋषभ शर्मा, उसके द्वारा ये याचिका लगाई गई थी और इसी याचिका पे आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उसमें देखेंगी सुप्रीम कोर्ट की याचिका में क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं और उनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आगे की रणनीति तय करेगी। जी मुकेश, जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जैसा कि इससे पहले आप शाहीन बाग के आंदोलन को लेकर बात करें, उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि किसी भी तरीके से सड़कें अगर बाधित होती हैं या आम लोगों की जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो किसी के आंदोलन की वजह से, तो ये नहीं होना चाहिए। और अब ऐसे में अगर किसानों के इस आंदोलन की बात करें, चूंकि सिंघू बॉर्डर 21 दिनों से ब्लॉक है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला पहले सुना चुका है, कहीं ना कहीं उस पर सुप्रीम कोर्ट आज एक बार फिर से टिप्पणी कर सकता है। देखिए, बिल्कुल लगातार जब आपने देखा है, जब ऐसे आंदोलन हुए हैं, चाहे ऐसी कोई चीजें हुई है जिसमें सरकार की तरफ से या फिर जो आंदोलनकारी है उनकी तरफ से कोई रास्ता निकाला नहीं गया है, उस समय सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल हमेशा से रहा है। और यही वजह है कि जो ऋषभ शर्मा है, जो दिल्ली के छात्र है, उन्होंने याचिका लगाई थी और याचिका में साफ तौर पर कहा गया था कि जो किसान सड़कों पर बैठे हैं, जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं कई दिनों से, उन किसानों की जो मांग है उस पर केंद्र सरकार पुनः विचार करे। उसके अलावा साफ तौर पर भी कहा गया है कि जिस तरह से किसान आंदोलन में किसान काफी ठंड में बैठे हुए हैं वहां पे, तो वो जो चाहते हैं और जो वहां जाना चाहते हैं वहां पे भी उनको जाने की अनुमति दी जाए। इसके साथ साथ जो तमाम किसान हैं उनकी भी निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पे रहेगा, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस पे आज सुनवाई करेगा, उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं जो किसानों के लिए भी राहत भरी खबर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कह दे कि चलो ठीक है, जो किसान हैं जो दिल्ली में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, रामलीला मैदान में आना चाहते हैं, उनको अनुमति दी जानी चाहिए। क्योंकि साफ तौर पर याचिका में कहा गया है कि जितने भी बॉर्डर्स हैं, जो दिल्ली के अंदर एंटर करने वाले बॉर्डर्स हैं, तमाम बॉर्डर पूरी तरह से सील है। ऐसे में इमरजेंसी एम्बुलेंस की बात करें हम, या मेडिकल सर्विसेज की बात करें हम, या फल सब्जियों की बात करें, ये तमाम जो चीजें हैं जो बाहर राज्यों से दिल्ली में आते हैं उनको आने में काफी दिक्कत हो रही है। और इसी वजह से इस छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसकी सुनवाई आज होनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाओं को लेकर सुनवाई होगी, जिसमें से जैसा कि मुकेश बता रहे थे, एक जो याचिका है वो ये है कि किसानों को दिल्ली बॉर्डर से हटा दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा जो याचिका है
एक और उसमें कहा गया है कि सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों पर एक बार फिर से बातचीत करनी चाहिए और इन कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। तो ऐसे में अब 3 याचिकाओं को लेकर क्या वर्डिक्ट, क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है, ये देखने वाली बात है। और वहीं अगर किसानों के आंदोलन की बात करें, लगातार आंदोलन जारी है और अब कहीं ना कहीं किसान भी आज इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर। हमारे साथ लाजपत जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, आज किसान आंदोलन का 21वां दिन है और आज 21वें दिन पर जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने जा रहा है तो किस तरह की हलचल किसान आंदोलन को लेकर नजर आ रही है फिलहाल? जी बिल्कुल नंदनी, बात करें तो किसान आंदोलन जस की तस है और जस की तस जो है सिर्फ एक चर्चा जरूर है किसानों के बीच क्योंकि आज जो कोर्ट में जो सुनवाई है उसको लेकर बिल्कुल चिंता बनी हुई है कि क्या फैसला आने वाला है, सरकार के हक में आएगा या किसानों के भी, ये जो कोर्ट के ऊपर निर्भर है। लेकिन नंदनी, सबसे बड़ी बात है कि हमने व्यापारियों से बातचीत की थी। व्यापार जो है जिसको दिल्ली से बिल्कुल अटैचमेंट है, जो फैक्ट्री एरिया है जो कि कुंडली के औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उन व्यापारियों से बात हुई थी तो व्यापारी कह रहे हैं कि हमारे को काफी बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि लगातार जो है इसको देश के सबसे बड़े हाईवे को रोक रखा है जो कि दिल्ली से आवागमन बिल्कुल कट चुका है। जैसे कि फैक्ट्री में आवागमन के लिए काफी ऐसे सामानों की जरूरत होती है जिससे जो लेबर से काम लिया जाए, लेकिन उसके ना आने की वजह से लेबर भी कहीं ना कहीं परेशान है। तो इस आंदोलन से काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि आसपास का जो एरिया है वो काफी दहशत में है, व्यापारी जो है वो काफी दहशत में है। हमने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि हम जो है यहाँ पर जो फैक्ट्री एरिया है हमारा काफी दिक्कत हो रही है और इस बात को लेकर सरकार को चिंता करनी चाहिए ताकि हम जो लोग हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनका भी ध्यान दे। लेकिन जो किसान आंदोलन है वो अपनी बात पर जस के तस है और देश का सबसे बड़े हाईवे पर बैठा हुआ है। माना कि किसान अन्नदाता है लेकिन कोई बीच का रास्ता जरूर निकालना चाहिए ताकि जो व्यापार है वो भी सामान्य तरीके से चलता रहे, क्योंकि व्यापार जो है देश की गति को सुधारता है और व्यापार अगर दिक्कत में आएगा तो देश की गति भी दिक्कत आएगी। क्योंकि हमने व्यापारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि पहले तो जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन किया गया था उसकी वजह से मरे और अब किसानों की वजह से, तो ये चिंता का विषय है नंदनी काफी, क्योंकि यहाँ पर जो आसपास का एरिया है वो दहशत में है और सबसे बड़ा हाईवे है जो दिल्ली से पाकिस्तान तो को रोकने वाला रास्ता है, वहां पर किसानों ने अपना डेरा लगा रखा है जो करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम है। बिल्कुल जाहिर तौर पर लाजपत, लोगों की परेशानियां तो कहीं ना कहीं बढ़ी हैं लगातार सिंघू बॉर्डर के ब्लॉक होने की वजह से। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज 21वां दिन आंदोलन का और आंदोलन के 21वें दिन पर जब सुप्रीम कोर्ट में इस आंदोलन को लेकर सुनवाई होगी तो ऐसे में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इस पर क्या कहता है। आप खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अब उनकी तबीयत बिगड़ गई है। आपको बता दें इसी वजह से उन्हें पीजीआई रोहतक में, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में पीजीआई रोहतक से शिफ्ट किया गया है। अनिल विज के फेफड़े में इन्फेक्शन है और उन्हें अंबाला के नागरिक अस्पताल से पीजीआई रोहतक रेफर किया गया था। आपको बता दें 20 नवंबर को ही अनिल विज ने कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का पहला टीका लगवाया था। उन्हें अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में टीका लगाया गया था। पीजीआई रोहतक की टीम की निगरानी में ही गृह मंत्री अनिल विज को टीका लगाया गया था। इसके बाद 5 दिसंबर को उन्होंने ट्वीट कर बताया था कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आज मॉर्निंग में उनकी कंडीशन में थोड़ा ज़्यादा सेटबैक आया था कि ऑक्सीजन लेवल अचानक बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। वैसे उसे कंट्रोल कर लिया गया है अभी, लेकिन यह है कि आने वाले समय में इसमें थोड़ा और ज़्यादा निगरानी से और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो करने हाई एंड, उसके लिए था। तो इसीलिए सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक जहाँ पर और कुछ हाई एंड इक्विपमेंट है वहाँ पर भेजा गया। 3 दिन में उनको जब यहाँ पर आए तो हमारी टीम अंबाला में भी जा रही थी और वहीं से इलाज शुरू किया गया था और शुरू में एंटीवायरल दवाइयाँ वहाँ पर दी गई थी। लेकिन जब यहाँ पर मंत्री जी आए तो उनके लंग्स में भी इन्वॉल्वमेंट था और सीटी स्कैन के अंदर आया था और उसके लिए स्टेरॉइड की मेडिसिन दी गई थी और उसके अलावा जो साइटोकाइन की वजह से दोनों लंग्स में इन्वॉल्वमेंट था उसके लिए एक और मेडिसिन है जो टॉसिलिजुमैब की, वो भी कल दी गई थी।
और एक दिन पहले प्लाज्मा भी दिया गया था। देखो हाल तो अभी कोई ठीक नहीं है और इसीलिए हम यहाँ से लेके जा रहे हैं इनको मेदांता, क्योंकि जो एक इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी वो अभी नज़र नहीं आ रही। तो आपकी पीजीआई के डॉक्टर से भी बातचीत हुई और क्या कुछ उन्होंने मिलेगा? उन्होंने अपना ट्रीटमेंट बेस्ट जो भी है दे दी है, जो भी उनका बेस्ट ट्रीटमेंट है उन्होंने करा अपना, और सब फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करी हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्षवर्धन जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हर्षवर्धन, पीजीआई रोहतक शिफ्ट किया गया था अनिल विज को अंबाला सिविल हॉस्पिटल से, लेकिन पीजीआई रोहतक में भी क्या उनकी तबीयत स्थिर नहीं थी जिस वजह से उन्हें कल मेदांता शिफ्ट किया गया, क्या जानकारी? नंदनी, आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जो है कोरोना का संक्रमण चलते अंबाला के स्थानीय अस्पताल में उनकी देखरेख की गई थी, लेकिन तो उन्हें रोहतक पीजीआई लाया गया था और रोहतक पीजीआई के डॉक्टरों ने अपनी काफी मेहनत की, लेकिन जो जिस तरीके से उनके इलाज के अंदर जो स्थिरता आनी चाहिए थी या जो ठीक होने चाहिए थे, उस तरीके की कोई जो मूवमेंट है उनके शरीर के अंदर नहीं आई। तो इसको लेकर के जो है कल की परसों की बात की जाए तो परसों उनको प्लाज्मा थेरेपी भी दी गई थी, लेकिन उससे भी किसी प्रकार का कोई फर्क ना पड़ने की वजह से देर शाम को जो है डॉक्टरों ने निर्णय लिया कि स्वास्थ्य मंत्री को जो है गुड़गांव के जो गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और देर रात को जो है उन्हें रोहतक पीजीआई से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। जी, अब क्या जानकारी मिल पा रही है हर्षवर्धन, अब उनकी हालत कैसी बनी हुई है? और इसके अलावा बात करें अगर उनको दिए जा रहे ट्रीटमेंट की, तो अभी फिलहाल उनके ट्रीटमेंट को लेकर जैसे कि डॉक्टर की अभी हम बाइट सुन रहे थे कि कुछ मेदांता में और भी अच्छे इक्विपमेंट्स की वजह से भी उन्हें यहाँ पर शिफ्ट किया गया है, तो अभी फिलहाल मेदांता से क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से देर रात को जिस तरीके से मेदांता के डॉक्टरों की टीम आई थी और दिल्ली के डॉक्टरों की भी टीम आई थी, उनका साफ तौर पे कहना था कि जो सुधार यहाँ होना चाहिए था रोहतक पीजीआई में उनकी केयर में, वो सुधार नहीं हो पा रहा। इसी उसके चलते जो है इन्हें मेदांता में शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि मेदांता की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मेदांता के उनका ये कहना था कि जल्द जो है इस मामले को काबू कर लेंगे और स्वास्थ्य मंत्री के जो सुधार जो होना है उसके अंदर जल्द से जल्द सुधार लाने की वो कोशिश करेंगे और उन्होंने उम्मीद भी ये जताई थी कि जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री जो है स्वस्थ हो जाएंगे। जी, अगर बात करें, देखिए कल अनिल विज के जो भाई हैं उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की थी, तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या क्या कहा था, एक बार बताएं हर्षवर्धन। देखिए, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से जो जहां अंबाला से जब उन्हें रोहतक शिफ्ट किया गया था तो जो इन्फेक्शन था वो लगातार जो बढ़ता गया था, उसके बाद रोहतक पीजीआई में शिफ्ट किया गया। हालांकि पीजीआई के डॉक्टरों का उन्होंने ये नहीं कहा कि पीजीआई के डॉक्टरों ने किसी प्रकार के इलाज में लापरवाही की है, लेकिन जो इलाज होना चाहिए था, जिस तरीके से इलाज होना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी कमी रह गई थी कि पीजीआई को अचानक में टूटा फुर्ती जो है मेदांता के डॉक्टरों से संपर्क करना होगा और दिल्ली के डॉक्टरों से संपर्क करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि रोहतक पीजीआई में वो इंस्ट्रूमेंट जो थे उपलब्ध नहीं थे जो कहीं ना कहीं मेदांता में उपलब्ध होंगे। अब देखना यह है कि मेदांता में जो है स्वास्थ्य मंत्री कितने दिन में स्वस्थ होकर के वापिस जो है प्रदेश की बागडोर अपनी संभालेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जानकारी के लिए, और वाकई हम भी ऐसी प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ठीक हों और वापस जो है राजनीति में लौटें। अब आगे बढ़ते हैं, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है तो ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते सर्दी के सितम की। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। प्रदेश के कई इलाकों में ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। कोहरे की चपेट में प्रदेश के कई जिले आ चुके हैं। विजिबिलिटी कम होने से लोग परेशान, कड़ाके की ठंड से जीवन अस्त व्यस्त। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रमाकांत जो जुड़ चुके हैं झज्जर से, सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, अगर बात करें झज्जर की तो फिलहाल वहां पर सर्दी को लेकर क्या स्टेटस? मैं आपको बता दूं कि लगातार शीतलहर चल रही है और टेम्परेचर में लगातार गिरावट हो रही है। आज अगर बात टेम्परेचर की करें तो 8 डिग्री टेम्परेचर मापा गया है। मैं आपको मेरे पीछे दिखा सकता हूँ, विजिबिलिटी बिल्कुल कम है। यहाँ पर जो व्हीकल चलते हैं वो बिल्कुल ही स्लो चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार लोगों की मॉनिटरिंग कर रही है कि जिसको भी खांसी जुकाम या इस तरह की कोई बीमारी हो उन्हें तुरंत से कोरोना टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि लगातार एडवाइजरी जारी कर दी गई थी स्वास्थ्य विभाग की ओर से
कि अगर जिन्हें, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी कोरोना का कहर लगातार बढ़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि शीतलहर जो चल रही है उससे कहीं ना कहीं जो ठिठुरन है वो लगातार है, पैरों में जो चीज बोलते हैं उसको, वो भी लगातार देखने को मिलती है। और जो व्हीकल है उसमें विजिबिलिटी नहीं है, वो अपनी लाइट जलाकर ही वो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर बढ़ती सर्दी के चलते कोहरा भी बढ़ रहा है और कोहरे में वाहन चलाना काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं, विजिबिलिटी कम होती है इस वजह से। लेकिन अगर इसके अलावा मैं बात करूं कोरोना को लेकर, तो फिलहाल सर्दी के मौसम में जैसा कि अंदेशा लगाया गया था एक्सपर्ट्स द्वारा कि अगर सर्दी के मौसम में कोरोना का संक्रमण बढ़ा तो ये बेहद घातक हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं रमाकांत, इससे अब राहत की सांस इस मसले को लेकर ली जा सकती है कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना को लेकर आंकड़े थोड़ा सा कंट्रोल में आए हैं प्रदेश की बात करें तो। जी बिल्कुल, प्रदेश की बात करें, झज्जर की बात करें तो कोरोना का जो कहर है वो लगातार कम होता जा रहा है। या फिर जो स्वास्थ्य विभाग की जीत मान ले या प्रशासन की बात मान ले, लेकिन अब जो कहर है वो कम होता जा रहा है और जो मृत्यु का जो आंकड़ा झज्जर में जो लगातार स्पेशली बढ़ता जा रहा था वो भी अब निरंतर कम होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं राहत की बात भी है। जी तो कहीं ना कहीं राहत की बात है। अब अगर बात करें, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो रमाकांत आपका। तो लगातार यहाँ पर हम बात जब सर्दी की करते हैं तो कोरोना को लेकर भी कहीं ना कहीं कई सवाल उठते हैं। हालांकि अभी फिलहाल स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है। हमारे साथ अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं। अनूप, अगर मैं हिसार की बात करूं, फिलहाल वहां पर सर्दी को लेकर, ठंड को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है वो बताएं। देखिए नंदिनी जी, अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार का जो कृषि मौसम विज्ञान विभाग है उसने बहुत ही एडवाइजरी जारी की है किसानों को लेकर के भी और आम जन को भी लेकर के, क्योंकि जिस प्रकार से तापमान लगातार गिरता जा रहा है और घना कोहरा सड़कों पर देखने को मिल रहा है, सड़कों पर विजिबिलिटी बिल्कुल कम होती जा रही है, तो ऐसे में किसानों को भी यही कहा गया है कि वो हल्की फुल्की अपने खेतों की सिंचाई करे ताकि जो ऊपर से पड़ने वाला कोहरा और धुंध है उसका प्रभाव फसलों पर कम नजर आए। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि वाहन चलाने वाले जो वाहन चालक है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सिर्फ एक सफेद पट्टी ही सड़क के बीचों बीच जो दिखाई देती है, उसके अलावा विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। यहाँ का तापमान लगातार गिरता जा रहा है, तापमान 2 डिग्री से भी नीचे गिर चुका है। जी नंदनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो हिसार में भी अभी फिलहाल विजिबिलिटी काफी कम, जैसा कि अनूप बता रहे थे। प्रदेश के कई जिले इस समय ठंड से और कोहरे की चपेट में हैं और इस वजह से लोगों को कहीं ना कहीं आने जाने में, इन सड़कों से गुजरने में काफी परेशानियां हो रही हैं। मुख्य तौर पर अगर बिल्कुल सुबह सुबह की आप बात करें तो विजिबिलिटी कई सड़कों पर, कई हाईवेज पर बिल्कुल जीरो इस वक्त नजर आ रही है। इसी के साथ ही हल्का